नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। मैं अजय शर्मा, हिंदी अध्यापक, आपके सामने मौजूद हूं एक नए प्रकरण को लेकर जिसका नाम है समास। देखिए, आज समास के बारे में बात करेंगे। हाई कोर्ट एलडीसी के लिए जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती, मैं एक एक टॉपिक को पुनः पुनः फिर से लाने के लिए हूं। अच्छा, लेकिन आप क्या है कि कुछ ऐसे नेगेटिव कमेंट्स कर देते हैं कि उसकी वजह से फिर मेरा मन करता है कि यार छोड़ो, क्लासें बंद कर देते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि जो टॉपिक आपके सामने आ रहा है उस टॉपिक को बड़े गहनता से लें, टॉपिक को बड़ी गहनता से लें और गहनता से लेने के बाद उसको समझें, उसको स्वीकारें, तब जाकर के फिर आगे काम चलेगा। तो आगे चलते हैं और आज हम बात करेंगे समास के बारे में। देखिए, समास समास को मैं बहुत जल्दी रूप में और इसमें जो जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जहां से प्रश्न बन सकते हैं वहां से लेकर के मैं आपके सामने चीजें लिखूंगा, इसलिए आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी वाली बात यह है कि समास में जहां से प्रश्न बनने की संभावना है उन बिंदुओं को आप एक बार रेखांकित भी कर लें नोट्स के रूप में कि प्रश्न कहां से बन सकते हैं। उसके लिए चाहे मुझे मेरे हस्तलिखित नोट्स का सहारा लेना पड़े तो मैं अवश्य लूंगा, लेकिन कोई भी एक भी लाइन या पंक्ति ऐसी छूटेगी नहीं कि जहां से प्रश्न बन सकता है और मैंने आपको नहीं बताया हो। ठीक है, समास के बारे में मैं सबसे पहले बात करूंगा तो मैं कहूंगा कि समास का मतलब होता है संक्षेपण। समास का मतलब क्या होता है? समास का मतलब होता है संक्षेप। संक्षेप। समास का मतलब क्या हो गया? समास का मतलब हो गया संक्षेप। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूंगा कि समास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। देखो, समास जो शब्द है वो कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला जो शब्द है वो तो है सम और दूसरा जो शब्द है वो है आस। अब सम का अर्थ क्या होता है, आस का अर्थ क्या होता है? सम का अर्थ तो होता है पास में, पास में, और आस का मतलब होता है बैठाना। तो पास में बैठाना या आना, पास में बैठाना या आना, अर्थात दो शब्दों को या दो वर्णों को पास में बैठाना। अब दो वर्णों को पास लाने की क्रिया तो संधि है और दो शब्दों को पास लाने की जो क्रिया है वो समास है। अर्थात यहां पर मैं लिखूंगा पद। पद को हम क्या कहते हैं? पद को ही कहते हैं शब्द, या शब्द को ही कहते हैं पद। तो दो शब्दों को पास में लाने की जो क्रिया है, दो शब्दों को मिलाने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है? समास कहलाती है। समास का एक अर्थ क्या हो गया? समास का एक अर्थ हो गया संक्षेप। दो पदों के बीच में विभक्ति चिन्हों, योजकों या शब्दांशों को हटाकर, देखो ध्यान से समझना, दो पदों के बीच में, बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं आपसे बात कर रहा हूं कि दो पदों के बीच में, यानी दो पद मैंने जोड़े, दो शब्द मैंने जोड़े, तो उनके बीच में क्या होगा कि दो पदों के बीच में योजक चिन्हों को या शब्दांशों को या विभक्ति चिन्हों को हटा करके, यानी उनका लोप करके, उनको हटा करके पास पास बैठाने की विधि को समास कहते हैं। तो यहां पर मैं लिखूंगा कि दो पदों के मध्य में से योजक चिन्हों, योजक चिन्हों, कारक चिन्हों, कारक चिन्हों या शब्दांशों को हटाकर, हटाकर पास में बैठाने की विधि क्या कहलाती है? समास कहलाती है। समास कहलाती है। तो समास के बारे में मैंने आपसे क्या कहा? समास के बारे में कहा कि दो पदों के मध्य में से योजक चिन्हों, योजक चिन्हों, योजक चिन्हों और कारक चिन्हों, योजक चिन्हों, कारक चिन्हों, शब्दांशों को हटाकर पास में बैठाने, देखो पास में भी बिंदु आती है इसलिए मैंने आपको बाद में बताया, पास में बैठाने की जो विधि है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको समास बोलते हैं। यहां तक चीज क्लियर हो गई। अब देखो, मैं आप
के सामने कुछ शब्द लिख देता हूं। जैसे मैंने एक शब्द लिख दिया, शब्द लिखा मैंने हाथ फूल। शब्द लिख दिया मैंने, पहला शब्द लिखा रेलगाड़ी, तो मैं लिखूंगा रेल पर चलने वाली गाड़ी। रेल पर चलने वाली गाड़ी। अब रेल पर चलने वाली जो गाड़ी है इसको हम क्या बोलें, तो मैंने केवल दो शब्द रख दिए, एक तो रख दिया रेल, दूसरा रख दिया गाड़ी, और ये मध्य में जो शब्दांश हैं इन शब्दांशों को हटा दिया। इनको क्या कर दिया, हटा दिया, इनका कर दिया लोप, और समास बना दिया रेलगाड़ी, अर्थात रेल पर चलने वाली गाड़ी। इसी को हमने क्या बोला, इसी को बोला समास, अर्थात बहुत दो शब्दों को मिलाना और उनके मध्य में से योजक चिन्हों, कारक चिन्हों और शब्दांशों, ध्यान से समझना, योजक चिन्हों, कारक चिन्हों और शब्दांशों को हटा करके पास में बैठाने की जो विधि है उसको हमने क्या बोल दिया, उसको हमने बोल दिया समास। ठीक है, और ये जो पद बनेगा ये कहलाएगा सामासिक पद। कौन सा पद कहलाएगा, ये पद कहलाएगा सामासिक पद। यहां तक चीज समझ में आ गई, ये पद कौन सा कहलाएगा, ये पद कहलाएगा सामासिक पद। यहां तक चीज आपकी क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं, ऐसे कौन कौन से शब्द हैं, देखो ऐसे कौन कौन से शब्द हैं। रेलगाड़ी हो गई, वहीं पर मैंने आपसे कह दिया चीलगाड़ी, एक शब्द मैंने कह दिया बैलगाड़ी, एक शब्द कह दिया मालगाड़ी, वहीं पर एक शब्द मैंने आपसे कह दिया डाक गाड़ी। ठीक है, चील गाड़ी, बैलगाड़ी, मालगाड़ी, डाक गाड़ी। ठीक है भाई, यहां तक मैंने आपसे कह दिया। ये क्या है कि थोड़ा सा मार्कर खराब होने की वजह से, पेन थोड़ा सा खराब होने की वजह से आपको यहाँ पर ये बिंदु दिख रहे होंगे, इन बिंदुओं को मैं हटा देता हूं। देखो ठीक है, ये शब्द मैंने लिख दिए, अब इनको हमको समझना है। चील गाड़ी क्या है, चील गाड़ी क्या है। अब चूंकि हम समास विग्रह कर रहे हैं, लेकिन हमारे सामने जो सबसे बड़ी परेशानी थी वो थी कि ज्यादा विस्तृत शब्दों को, फैले हुए शब्दों को केवल दो शब्दों में समेटना या तीन शब्दों में समेटना, ये समास था। तो उस प्रक्रिया को हमने समास कहा। अब देखो, जैसे चील गाड़ी, चील के समान, चील के समान चील के समान उड़ने वाली गाड़ी। अब देखो, आप कुछ भी लिख सकते हो, या तो चील के समान उड़ने वाली गाड़ी या चील के समान दिखने वाली गाड़ी, आप कुछ भी लिख सकते हो कि चील के समान उड़ने वाली गाड़ी, चील के समान दिखने वाली गाड़ी, दिखाई देने वाली गाड़ी, वो हो गई चील गाड़ी। बैलगाड़ी क्या है, बैलों द्वारा चलने वाली गाड़ी। बैलों द्वारा चलने वाली गाड़ी क्या कहलाई, बैलगाड़ी कहलाई। बैलों द्वारा चलने वाली गाड़ी क्या कहलाई भाई, बैलगाड़ी कहलाई। मालगाड़ी, मालगाड़ी क्या कहलाई कि माल को ढोने के लिए, माल को ढोने के लिए जो गाड़ी है उसको हमने क्या कहा, मालगाड़ी कहा। माल को ढोने के लिए जो गाड़ी है उसको हमने क्या कहा, मालगाड़ी कहा। और डाक गाड़ी क्या हो गई, डाक गाड़ी हो गई। देखो डाक गाड़ी क्या हो गई, डाक गाड़ी हो गई कि डाक को ले जाने के लिए, जो गाड़ी है, ले जाने के लिए जो गाड़ी है वो क्या कहलाई, डाक गाड़ी। ले जाने के लिए बनी गाड़ी क्या कहलाई, डाक गाड़ी। बनी गाड़ी क्या कहलाई, डाक गाड़ी। तो चील गाड़ी, बैलगाड़ी, मालगाड़ी, डाक गाड़ी
और रेलगाड़ी। अब इनमें समझने वाली बात क्या है कि इनमें भैया समास कौन कौन सा है। समास आपके सामने सबसे बड़ी समस्या है। तो देखो इसमें जो समास है, रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी, वो तो अधिकरण तत्पुरुष समास है। अधिकरण तत्पुरुष। चील गाड़ी, इसमें कर्मधारय समास है। इसमें कौन सा समास है? कर्मधारय। बैलगाड़ी, इसमें करण तत्पुरुष है। करण तत्पुरुष समास है। मालगाड़ी, इसमें मालगाड़ी शब्द में संप्रदान तत्पुरुष समास है। और डाक गाड़ी में भी कौन सा है? संप्रदान तत्पुरुष समास। तो यहां तक आपकी चीज समझ में आ गई कि संप्रदान तत्पुरुष समास हो गया। यहां तक चीज समझ में आ गई। अब चलते हैं आगे। देखो जब हम आगे चलेंगे तो अब मैं आपके सामने कुछ शब्द और लिख देता हूं। वो शब्द क्या है, ध्यान से समझना। वो शब्द क्या है? वो शब्द हैं, एक तो है हथफूल, एक है स्वर्णफूल, एक है कर्णफूल और एक है रजत फूल। ठीक है, ये चार शब्द हो गए। हथफूल, स्वर्णफूल, कर्णफूल, रजत फूल। हथफूल, स्वर्णफूल, कर्णफूल और रजत फूल, ये चार प्रकार के फूल हो गए। अब आपको सबसे पहले तो ये समझना होगा कि देखो फूल का मतलब क्या है। यहां पर फूल का मतलब पुष्प नहीं है, यहां पर फूल का मतलब है आभूषण। आभूषण, आभूषण। आभूषण, यहां तक चीज समझ में आ गई। यहां पर फूल का मतलब क्या है? यहां पर फूल का मतलब है आभूषण। अब देखो, अब इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है? इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है भाई कि हाथ, हाथ में पहनने के लिए जो फूल हैं उनको हथ फूल कहते हैं। हाथ में पहनने के लिए जो फूल है, आभूषण है, उसको क्या कहते हैं? हथ फूल कहते हैं। तो हाथ में पहनने के लिए, ठीक है, हाथ में पहनने के लिए, इसलिए इसमें जो समास है वो संप्रदान तत्पुरुष समास है। कौन सा समास हो गया? संप्रदान तत्पुरुष। वहीं पर स्वर्ण फूल का मतलब क्या हो गया? स्वर्ण का मतलब होता है सोना, तो स्वर्ण से बने हुए, स्वर्ण से बने हुए, अर्थात इस से के कारण यहां पर जो समास है वो है करण तत्पुरुष समास। कौन सा समास हो गया? कर्ण तत्पुरुष। वहीं पर कर्णफूल, अब कर्णफूल का मतलब क्या हो गया? कर्ण का मतलब होता है कान, तो कान में पहनने के लिए, कान में पहनने के लिए, इसलिए यहां पर संप्रदान तत्पुरुष हो गया। यहां पर कौन सा समास हो गया? संप्रदान तत्पुरुष। और वहीं पर रजत फूल, रजत फूल का मतलब क्या होता है? चांदी, चांदी से बना हुआ, तो यहां पर आ जाएगा कि चांदी से बना हुआ जो आभूषण है, फूल का मतलब आभूषण, चांदी से बना हुआ, इस से के कारण यहां पर जो होगा वो होगा करण तत्पुरुष। कर्ण तत्पुरुष समास। कौन सा समास होगा? कर्ण तत्पुरुष समास होगा। इस प्रकार से हमने देखा, हमने कुछ शब्दों के माध्यम से देखा कि समास किस प्रकार से अलग करते हैं। तो हमने बात की कि सबसे पहले
कर्णफूल, हथफूल, रजत फूल, उसके बाद अपने कर्णफूल हो गया, हथफूल हो गया, रजत फूल हो गया, स्वर्ण फूल हो गया, यहाँ पर मालगाड़ी, रेलगाड़ी, इस प्रकार से बातें की। अब आ जाते हैं कि समास। तो समास की जो मैं आपको सारणी बताने वाला हूं वो सारणी क्या है, ध्यान से समझना। देखो यहां तक आपने समझ लिया। अब मैं आगे समास के भेद आपको बताना चाहता हूं कि समास के भेद क्या हैं। बहुत हम क्रैश कोर्स के रूप में आगे चल रहे हैं, इसलिए बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। यहां पर मैं लिख देता हूं, क्यों घबराते हो, यहां पर मैंने इसको लिख दिया और इसमें मैं बड़े बड़े अक्षरों में लिख देता हूं हिंदी, यहां पर लिख दी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखो अब आगे चलते हैं। आगे चलते समय हम देखेंगे कि समास का विभाजन हम किस प्रकार से करें। हम समास का विभाजन किस प्रकार से कर सकते हैं। समास का विभाजन, तो समास का विभाजन हम दो आधारों पर करेंगे। एक तो हम करेंगे पद की प्रधानता के आधार पर, और एक समास का विभाजन हम करेंगे अर्थ की प्रधानता के आधार पर। तो देखो समास, समास का वर्गीकरण। समास का वर्गीकरण हम किस आधार पर करेंगे, तो पहली हेडिंग जो मैं जमा रहा हूं वो मैं जमा रहा हूं यहां पर पद की प्रधानता के आधार पर। पहली जो हेडिंग जमाई है वो मैंने जमाई है पद की प्रधानता के आधार पर, और दूसरी हेडिंग मैं यहां पर क्या जमा देता हूं, अर्थ की प्रधानता के आधार पर। अर्थ की प्रधानता के आधार पर। और तीसरा जो मैं यहां पर लिखूंगा, कौन सा पद प्रधान है उस समास का, ये भी लिखूंगा, कौन सा पद प्रधान है, ये भी लिखूंगा। तो तीन प्रकार से हमने हेडिंग जमा ली है। सबसे पहले जो जमाई है वो जमाई है पद की प्रधानता के आधार पर, दूसरी अर्थ की प्रधानता के आधार पर, तीसरा कौन सा है कि कौन सा पद उसमें प्रधान होता है। अब देखो सबसे पहले पद की प्रधानता के आधार पर जो समास होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। पद की प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के। समास के कितने भेद हैं, चार भेद हैं। किसके आधार पर, पद की प्रधानता के आधार पर। अर्थ की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद हैं, छह भेद हैं। कितने भेद हैं, छह भेद हैं। तो पद की आपसे सीधा प्रश्न पूछे कि समास के कितने भेद होते हैं, तो भाई समास के छह भेद होते हैं। अगर वो आपसे पूछे पद की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद हैं, तो चार भेद हैं। अगर वो पूछे अर्थ की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद हैं, तो समास के छह भेद हैं। इन चीजों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब चलते हैं, तो सबसे पहले मैं किस पर चलूंगा, सबसे पहले मैं चलूंगा पद की प्रधानता के आधार पर समासों के भेद। देखो पद की प्रधानता के आधार पर समास के भेद कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा अव्ययीभाव समास। कौन सा समास है भाई, अव्ययीभाव। ध्यान से समझना, कौन सा समास हो गया, अव्ययीभाव समास हो गया। अव्ययीभाव समास के बाद जो दूसरा समास है उसका नाम मैंने दे दिया तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तीसरे नंबर पर जो समास है वो है द्वंद्व समास।
और चौथे नंबर पर जो मैं समास लिखने जा रहा हूं उसका नाम दे दिया मैंने बहुव्रीहि समास। अब देखो ये कितने प्रकार के हो गए, ये हो गए चार भेद इसके। कौन कौन से इसके चार भेद हो गए? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास, यहां तक हो गए। ये तो हो गए इसके चार भेद। अब अर्थ की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ की प्रधानता के आधार पर ध्यान से समझते हुए चलना, ये अर्थ की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं? तो देखो अर्थ की प्रधानता के आधार पर दो भेद और बढ़ जाते हैं, क्योंकि चार तो ये हैं, दो भेद और बढ़ गए। वो दो भेद किसके हैं? वो दो भेद बढ़ जाते हैं तत्पुरुष समास के। किसके बढ़ जाते हैं? तत्पुरुष समास के। तो वो कौन कौन से बढ़ जाते हैं भाई? ये उपभेद होते हैं। ये तत्पुरुष समास के क्या है? उपभेद। तो पहला जो भेद है वो जो बड़ा है वो तो है आपका कर्मधारय, यानी तत्पुरुष समास का एक तो कौन सा भेद बढ़ गया? कर्मधारय। और दूसरा कौन सा बढ़ गया? द्विगु। ये किसके उपभेद हैं? एक तत्पुरुष समास के उपभेद हैं। अब देखो चार तो ये थे, दो ये बढ़ गए, लेकिन ये दो किसके उपभेद हैं? जो अर्थ की प्रधानता के आधार पर शामिल हुए तत्पुरुष समास के। अब देखो इनके छह नाम कौन कौन से हो गए? इनके छह नाम हो गए अव्ययीभाव समास, उसके बाद आ गया तत्पुरुष समास, तीसरे नंबर पर आ गया कर्मधारय, चौथे पर आ गया द्विगु, पांचवें पर आ गया द्वंद्व समास, और छठे नंबर पर आ गया बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। ठीक है भाई, अब यहां तक आपने चीजें समझ ली। आपने क्या समझा कि पहले नंबर पर कौन सा आ गया? अव्ययीभाव, दूसरे नंबर पर तत्पुरुष, तीसरे पर कर्मधारय, चौथे पर द्विगु, पांचवें पर द्वंद्व और छठे पर बहुव्रीहि। ये छह हो गए और ये कितने हो गए? चार। अर्थात अर्थ की प्रधानता के आधार पर समास के छह भेद हैं और पद की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद हैं? चार भेद हैं। अब आगे बात करते हैं कि किस में कौन सा पद प्रधान होता है। किस में कौन सा पद प्रधान होता है, ये भी तो बात करने की है कि भाई किस में कौन सा पद प्रधान होता है। देखो अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। ये देखो अव्ययीभाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है? अव्ययीभाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है? यहाँ पर समझने की बात क्या है? देखो एक बहुत आसान सा प्रक्रिया, बहुत आसान सी प्रक्रिया है, याद रह जाएगा। ट्रिक है, कोई ऑथेंटिक चीज नहीं है। देखो सबसे पहले हमने बात की अव्ययीभाव समास, इसमें दो पद है, अव्ययी और भाव। महत्वपूर्ण कौन सा लग रहा है? महत्वपूर्ण लग रहा है अव्ययीभाव, अर्थात अव्ययी। तो महत्वपूर्ण जो शब्द लग रहा है इसमें अव्ययी लग रहा है। इसका मतलब एक ट्रिक हो गई कि इसका पहला पद प्रधान है। इसका कौन सा पद प्रधान है भाई? पहला पद प्रधान है। इसका कौन सा पद प्रधान है? तो इसका पहला पद प्रधान है। पहला पद को हम क्या बोलते हैं? पहले पद को बोलते हैं पूर्व पद। इसका कौन सा पद प्रधान है? इसका पूर्व पद प्रधान है। इसके बाद दूसरे नंबर पर तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास को देखो, इसमें हमने क्या देखा? इसमें देखा कि तत्व और पुरुष दो शब्द हैं। अब तत्व और पुरुष में से कीमती कौन से लग रहे हैं? तो तत्व और पुरुष में से जो कीमती लग रहे हैं वो लग रहा है पुरुष। कौन सा शब्द लग रहा है? पुरुष शब्द लग रहा है, पुरुष। अब पुरुष लग रहा है, इसका मतलब इसका दूसरा पद प्रधान हो गया। ध्यान रखना, इसका कौन सा हो गया? दूसरा हो गया। इसका तो पहला हो गया, इसका दूसरा हो गया। कर्मधारय पे आ जाओ। कर्मधारय और द्विगु ये किसके भेद हैं? ये उपभेद है तत्पुरुष के, तो इनके भी दूसरा पद प्रधान होगा। द्वंद्व में देखो जैसा ये है वैसा ये है, अर्थात दोनों में किसी भी प्रकार की कोई भेदभाव नहीं हुआ। जब दोनों में भेदभाव नहीं हुआ इसका मतलब क्या होगा? दोनों में भेदभाव नहीं हुआ इसका मतलब क्या होगा? कि इसके दोनों ही पद प्रधान होंगे। इसमें दोनों ही पद प्रधान होंगे। और इसका भी क्या है?
इसका पहला पद भी प्रधान है और दूसरा भी प्रधान है। इसका क्या है, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि अर्थात इसका तो आप सामान्य रूप से जानते हो कि अन्य पद प्रधान होता है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, आपको कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं है कि इसका उत्तर पद प्रधान होता है। चूंकि ये तत्पुरुष का ही उपभेद है इसलिए भी इसका उत्तर पद प्रधान होगा, इसका भी उत्तर पद प्रधान होगा, इसके दोनों पद प्रधान होंगे। और यहां पर बहुब्रीहि में अन्य पद क्या होता है, प्रधान होता है। अब भैया मुझे कुछ नहीं पता, मुझे एक छोटी सी चीज में आप ये बता दो कि समास का वर्गीकरण मैंने किया है। समास का वर्गीकरण कितने आधारों पर है? समास का वर्गीकरण है 2 आधारों पर। पहला तो कौन सा है? देखो, पहला तो कौन सा हो गया? पहला तो हो गया पद की प्रधानता के आधार पर, दूसरा हुआ है अर्थ की प्रधानता के आधार पर। अब और तीसरा मैंने जो हेडिंग जमाई थी वो जमाई थी कौन सा पद प्रधान है। अब अव्ययीभाव समास के बारे में सॉरी, पद की प्रधानता के आधार पर 4 भेद है, अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुब्रीहि। उसके बाद अर्थ की प्रधानता के आधार पर कितने भेद हो गए? 6 हो गए, जिसमें तत्पुरुष के 2 उपभेद और शामिल हो गए, कर्मधारी और द्विगु। तो कौन सा पद प्रधान है? तो इस तरह हमने कौन सा पद प्रधान है ये लिख लिया। अब देखो यहां तक आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। इसको लगा दिया मैंने इधर, ये आपको याद रहेगा। देखो ठीक है भाई, यहां तक चीज क्लियर हो गई। इसको एक बॉक्स में क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ये इतना सा खेल है, इतना सा खेल है, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। अब पढ़ेंगे हम आगे, आगे पढ़ेंगे। अब सबसे पहले मैं जो समास लूंगा, वो सबसे पहले मैं जिस समास को पढ़ाने जा रहा हूं उसका नाम है अव्ययी भाव समास। उसका नाम कौन सा है भाई? उसका नाम है अव्ययी भाव समास। इस चीज का ध्यान रखना। पहले नंबर पर जो मैं समास पढ़ाने जा रहा हूं उसका नाम है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास कौन से नंबर पर आता है? फर्स्ट नंबर पर अव्ययी भाव समास। अब यहां पर मैं आपको एक कितनी गंभीर बात बता देता हूं कि आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन अभी उसको निश्चित समय आने पर और सही समय आने पर बताऊंगा, इसलिए आगे बढ़ते हैं। अव्ययी भाव समास के अंदर मैं कहूंगा कि अव्ययी भाव समास को मैं 4 बिंदुओं के आधार पर पढ़ाता हूं। कितने बिंदुओं के आधार पर पढ़ाता हूं? 4 बिंदुओं के आधार पर। वो 4 बिंदु कौन कौन से हैं, ये चीज ध्यान रखने वाली बात है कि वो 4 बिंदु कौन कौन से हैं। तो वो 4 बिंदु हैं, देखो। पहला जो बिंदु है, पहला जो बिंदु है वो तो क्या है? पहला जो इसका बिंदु है वो है कि पहला पद अगर उपसर्ग हो, पहला पद उपसर्ग हो तो कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। दूसरा बिंदु है कि दूसरा बिंदु है कि पहला पद क्या हो? अव्यय हो। अगर पहला पद अव्यय हो तो भी कौन सा होगा? पहला पद अव्यय होगा तो भी अव्ययी भाव समास होगा। तीसरा जो है वो है कि दूसरा पद क्या हो? दूसरा पद भी क्या हो? अव्यय हो। तो क्या हो जाएगा? अव्ययी समास होता है। और चौथा क्या है? इसका चौथा है भैया, इसका चौथा है कि शब्दों की क्या हो? पुनरावृत्ति हो। शब्दों की, शब्दों की पुनरावृत्ति हो। पुनरावृत्ति
पुनरावृत्ति हो तो अभी क्या होगा, अव्ययीभाव समास होगा। अर्थात अव्ययीभाव समास कितने जगह पर होगा, अव्ययीभाव समास होगा 4 जगह पर। वो 4 कौन कौन से नियम हैं कि पहला पद उपसर्ग हो, या फिर पहला पद अव्यय हो, या दूसरा पद अव्यय हो, या शब्दों की पुनरावृत्ति हो। अब सबसे पहले हेडिंग जमा लेते हैं कि पहला पद क्या होना चाहिए, उपसर्ग होना चाहिए। तो पहला पद उपसर्ग हो, उस उपसर्ग के बारे में बात कर लेते हैं। इसलिए भटकने की कहीं आवश्यकता नहीं है। समास को मैं बहुत सीधे और सिंपल तरीके से आपके पास बताने जा रहा हूं। पहला पद उपसर्ग हो तो उपसर्ग में पहला पद उपसर्ग हो, देखो इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला पद उपसर्ग हो। अब मुझे एक छोटी सी बात ये बताओ कि उपसर्ग कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखो उपसर्ग भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। पहला जो उपसर्ग है वो तो हो सकता है आपका संस्कृत का, संस्कृत का उपसर्ग। तो पहला जो उपसर्ग है वो तो क्या है, संस्कृत का उपसर्ग। इनकी तो संख्या होती है निश्चित रूप से 22। किसके आधार पर, महर्षि पाणिनि के अनुसार। महर्षि पाणिनि के अनुसार इनकी संख्या तो कितनी हो गई, 22 हो गई। दूसरे नंबर पर जिन उपसर्गों का नाम आता है वो है हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग। तो हिंदी के उपसर्ग हो गए। तीसरे नंबर पर जो नाम आता है वो है विदेशी भाषा के उपसर्ग। कौन सी भाषा के, विदेशी भाषा के। ये जो विदेशी भाषा है ये भी आगे जाके 2 भागों में बढ़ जाती है, एक तो उर्दू में और एक हो जाती है अंग्रेजी के उपसर्ग। ये अपन या ये हम पढ़ते हैं कि विदेशी भाषा के उपसर्गों में भी 2 प्रकार के उपसर्ग होते हैं, उर्दू और अंग्रेजी। क्योंकि यहाँ पर उपसर्ग तो पूरे पढ़ाना नामुमकिन है, पढ़ाए नहीं जा सकते, लेकिन सामान्य रूप से जो ज्यादातर शब्द बनते हैं वो तत्सम शब्द बनते हैं जो संस्कृत उपसर्गों से होते हैं। कौन से उपसर्गों से होते हैं, संस्कृत। तो मैं आपको संस्कृत के उपसर्ग बता देता हूँ। मैं आपको किसके उपसर्ग बता देता हूँ, संस्कृत के उपसर्ग बता देता हूँ। संस्कृत के उपसर्ग। तो संस्कृत के उपसर्ग जिस भी, जो भी मैं शब्द लिख रहा हूं वो संस्कृत के उपसर्ग हैं। संस्कृत के जो उपसर्ग हैं वो अगर किसी शब्द की शुरुआत में आ जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि उसमें कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास है। देखो कौन कौन से हैं। प्रेपरा, अपसम, अनु, अव, निस, निर, दुर, दुस, वी, आ, नी, अति, अधि, अपि, परि, उप, सु, अभि, उत, प्रति। ये कितने उपसर्ग हो गए भाई, ये हो गए 22 उपसर्ग। ये 22 किसके उपसर्ग हो गए, उपसर्ग हो गए अगर ये 22 शब्द, अगर ये 22 शब्द किसी शब्द के कहाँ आ जाते हैं, अगर ये 22 शब्द किसी शब्द के शुरुआत में आ जाते हैं, अगर ये 22 शब्द किसी शब्द के शुरुआत में आ जाते हैं तो वहां पर आंख बंद करके आप कौन सा उपसर्ग कर दोगे, अव्ययीभाव समास, सॉरी हाँ अव्ययीभाव समास कर दोगे, उपसर्ग नहीं अव्ययीभाव समास कर दोगे। अब कई कहते हैं कि भाई अव्ययीभाव समास जो होता है उसमें अव्यय बन जाता है, जो भी अव्ययीभाव समास में जो भी पद होता है वो अव्यय बन जाता है क्योंकि उसके शुरुआत में अव्यय शामिल होता है, तो उस पर किसी भी लिंग विभक्ति वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बिल्कुल सही बात है। अव्ययीभाव समास में जो भी समस्त पद होता है वो एक अव्यय के रूप में होता है, उसमें किसी भी प्रकार के लिंग विभक्ति वचन का किसी भी प्रकार से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे प्रतिदिन है तो प्रतिदिन प्रतिदिन ही रहेगा, चाहे अब आप उसको प्रतिदिनों नहीं कर सकते, प्रतिदिन का प्रतिदिन रहेगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। तो प्रेपरापसम अनुवनि स्निर्दोष यानी अत्यधिपि परिउपसो अभियुत प्रति, अगर ये शब्द किसी के शुरुआत में मिल जाते हैं तो वहां पर क्या होगा, वहां पर जो समास होगा वो कौन सा समास होगा, अव्ययीभाव समास होगा। मैं इसके 5-7 शब्दों के माध्यम से उदाहरण दे देता हूं।
मैं 5-7 उदाहरण दे देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहला पद उपसर्ग हो, इसका उदाहरण देख लो। पहला पद उपसर्ग हो, इसका उदाहरण देख लो। पहला पद उपसर्ग हो तो इसके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं? तो इसके उदाहरण हो सकते हैं भाई अतिरिक्त, अत्यधिक, अत्याचार, अतिरिक्त, अत्यधिक, उपचार, अत्याचार लिख लो। अत्याचार, अतिरिक्त, अत्यधिक, अत्याचार, निरंध्र, नीरस, प्रत्यक्ष, निरंध्र, नीरस, प्रत्यक्ष, प्रतिद्वंदी, आमरण, प्रतिद्वंदी, आमरण। देखो भाई, ये इसके क्या हो गए? उदाहरण हो गए। इसके क्या हो गए? उदाहरण हो गए। अब हमने क्या बात की थी? अव्ययभाव समास की बात की थी। अव्ययभाव समास में हमने बताया कि पहला पद उपसर्ग होना चाहिए। उपसर्ग सामान्य रूप से ज्यादातर कौन से मिलते हैं? संस्कृत के उपसर्ग मिलते हैं, क्योंकि तत्सम शब्द यहाँ पर शामिल होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग ज्यादा से ज्यादा मिलते हैं। संस्कृत के उपसर्ग मिलने के बाद फिर मैंने आपको, वैसे तो देखो उपसर्ग तो हिंदी के भी मिलते हैं, उर्दू के भी मिलते हैं, सभी के मिलते हैं, लेकिन अभी मैं आपसे क्रैश कोर्स के रूप में ज्यादातर बता रहा हूँ कि संस्कृत के उपसर्ग इसमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसके बाद मैंने बात की कि संस्कृत के उपसर्ग मिलेंगे, शुरुआत में मिल गए, आंख बंद करके आप क्या कर दोगे? अव्ययभाव समास कर दोगे। अब समझ लो एक बार, समझने की बात क्या है। देखो, अति उपसर्ग मिल गया, प्रति उपसर्ग मिल गया, अति उपसर्ग मिल गया, प्रति उपसर्ग मिल गया, अति उपसर्ग मिल गया, अउपसर्ग मिल गया, निरुपसर्ग मिल गया, निर्धन रंध्र, और फिर निरुपसर्ग मिल गया, निर्धन रस। समझ गए? इस प्रकार से हमने किसको पढ़ा? यहां पर समास के वर्गीकरण में अव्ययभाव समास को पढ़ा, और उसका पहला बिंदु पढ़ा कि पहला पद उपसर्ग हो। ध्यान से समझना कि पहला पद उपसर्ग हो और पहला पद अव्यय हो, तो और या दूसरा पद अव्यय हो या शब्दों की पुनरावृत्ति हो। तो पहला पद जब उपसर्ग हो तो उस हिसाब से हमने सभी उपसर्गों को एक बार, संस्कृत के जितने भी उपसर्ग हैं सबको एक बार देखा, और संस्कृत के सभी उपसर्गों को देखने के बाद कुछ मैंने उदाहरणों की भी बात की थी। उपसर्ग थे प्रे, परापसम, अनुवनिस, निर्दुर्दुस, वियानी, अत्यद्यपि, परिउपस्वव्युत, प्रति। अब दूसरे नंबर पर बात करते हैं अव्ययभाव समास में पहला पद अव्यय हो। अव्ययभाव समास में जो दूसरे नंबर पर बिंदु था, वो बिंदु क्या था? जो दूसरे नंबर पर बिंदु था वो था कि पहला पद अव्यय हो। पहला पद क्या हो? अव्यय हो। जो दूसरा बिंदु था वो था कि दूसरा पद भी क्या हो? अव्यय हो। दूसरा पद भी क्या हो? अव्यय हो। और एक बिंदु क्या था? एक बिंदु था कि शब्दों की क्या हो? पुनरावृत्ति। तीन प्रकार के बिंदु और हमारे बच गए थे। पहला पदव्य हो, दूसरा पदव्य हो, या शब्दों की क्या हो? पुनरावृत्ति हो। ये तीन प्रकार के बिंदु बच गए थे। अब देखो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। पहला पद अव्यय हो। देखो कितनी अच्छी बात कर दी कि पहला पद अव्यय हो। पहला पद क्या हो? अव्यय हो। पूर्व पद अव्यय हो। तो भाई ऐसे कौन कौन से शब्द हैं अव्यय के?
ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो हमें क्या बता सके कि ये शब्द अगर पहले पद के रूप में आ जाएं तो अव्यय हैं और इनमें अव्ययभाव समास हो जाएगा। मैं तो बिल्कुल सटीक तरीके से पढ़ा रहा हूँ, कहीं भटकने की आवश्यकता ही नहीं है। तो देखो मैं उन अव्यय के शब्दों को लिखवा देता हूँ। पहला पद जो अव्यय मिल सकता है वो किन किन रूपों में अव्यय मिलते हैं तो मैं आपको लिखवा देता हूँ, आप कहीं मत जाओ, यहीं रुक करके अव्ययभाव समास पढ़ो। वो शब्द कौन कौन से हैं जो अव्यय का काम करते हैं अगर शुरुआत में आ जाते हैं? अ, अन, न। देखो अ, अन, अन, ने, न, यथा, ते, हर, भर, पर, यावत। देखो भाई, अगर शुरुआत में ये शब्द आ जाए, ध्यान से समझना, अगर शुरुआत में ये शब्द आ जाएं, ये अव्यय हैं, अगर ये पूर्व पद के रूप में आ जाएं तो आप आंख बंद करके उसमें कौन सा समास कर दोगे? अव्ययभाव समास। कौन कौन से शब्द है याद करने का क्या तरीका है? याद करने का तरीका है, देखो बहुत आसान तरीका है। अ है, फिर अ के बाद अन है, अन के बाद फिर हलंत भी नहीं है, फिर न है, न से ना बन गया, फिर यथा, फिर सह, फिर हर, फिर भर, फिर पर और फिर यावत। अगर ये शब्द शुरुआत में मिल जाते हैं, ध्यान से समझ लेना, अगर ये शब्द शुरुआत में मिल जाते हैं तो आप आंख बंद करके क्या कर दोगे? अगर ये शब्द शुरुआत में मिलते हैं तो आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा सा एक काम करोगे कि उसमें अव्ययभाव समास बता दोगे। अब देखो मैं इन सभी के उदाहरण दे देता हूं एक बार आपको, ठीक है? उदाहरण मैं दे देता हूं जिससे आपको क्या हो जाएगा, बढ़िया विश्वास हो जाएगा कि भाई ऐसा ऐसा भी होता है। तो देखो उदाहरण, देखो मैं अपने हस्तलिखित नोट से उदाहरण दे देता हूं। अकारण, अनजाने, अपवित्र। अकारण, अनजाने, अपवित्र, आगुल्फ तथागति, आगुल्फ, यथा योग्य। ध्यान से समझते हुए चलना, बहुत आसान है, हिंदी कोई कठिन नहीं है, हिंदी को आपने कठिन बना रखा है। उसके बाद नगण्य, नामुमकिन, नापसंद, नगण्य, नापसंद, नामुमकिन, नापसंद, भरपेट, भरसक, यथाक्रम, भरपेट, भरसक, यथाक्रम, से बांधव, से प्रसंग, हर साल, से बांधव, हर साल, से प्रसंग, हर वर्ष, यथा समय, हर वर्ष, यथा समय, अवैध, अवैध, यथामति, अवैध, अवैध नहीं है ये, अवैध होना चाहिए, ध, वैध, जो वैध नहीं है, अवैध, यथामति, यथार्थ, उसके बाद नालायक, नालायक और अकारण। अकारण तो हो ही गया, तो एक शब्द और लिख लो, अ से अवैतनिक लिख लो, अवैतनिक। ठीक है भाई, क्या शब्द लिख लिया? अवैतनिक।
देखो ये जितने भी शब्द हैं ध्यान से समझना, ये जितने भी शब्द जो मैंने लिखे हैं ये सभी शब्द कैसे हैं, ये जो सभी शब्द हैं उनमें शुरू का जो पहला पद है, ध्यान से समझना, जो शुरू का पहला पद है वो पहला पद क्या है, अव्यय है। हर, यथा, 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 ना, न, भर, भर, यथा, स, हर, स, अन, आ, यथा, न, ना। अर्थात पहला पद अव्यय होने पर आप आंख बंद करके उसमें कौन सा समास कर दोगे, अव्ययीभाव समास कर दोगे। पहला पद अव्यय होने पर उसमें आप आंख बंद करके कौन सा समास कर दोगे, अव्ययीभाव समास कर दोगे। यहां तक चीज समझ में आ गई। पहला पद अव्यय होने पर आप आंख बंद करके कौन सा समास कर दोगे, अव्ययीभाव समास कर दोगे। अब आ जाओ इधर, दूसरा पद अव्यय, दूसरा पद अव्यय हो, दूसरा पद अव्यय हो भाई, ठीक है भाई, दूसरा पद अव्यय हो तो, लेकिन दूसरे पद के अव्यय के रूप में कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, ये भी तो है कि दूसरे पद के अव्यय के रूप में कौन कौन से शब्द हो सकते हैं। तो वो शब्द मैं आपको यहाँ पर लिखवा देता हूँ कि दूसरे अपने हस्तलिखित नोट्स से। तो दूसरे पद के अव्यय के रूप में देखो कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, अनुसार, पूर्वक, पार। देखो कौन कौन से हो सकते हैं, अनुसार, पूर्वक, पार, अनुसार, पूर्वक, पार, भर, अर्थ, प्रति, भर, अर्थ, प्रति, भर, अर्थ, प्रति और उपरांत, उपरांत। देखो कौन कौन से शब्द हो गए, अब ध्यान से समझना, कौन कौन से शब्द हो गए, शब्द हो गए आपके अनुसार, अगर दूसरे पद के रूप में अनुसार आ जाए, पूर्वक आ जाए, पार आ जाए, भर आ जाए, अर्थ आ जाए, प्रति आ जाए, उपरांत आ जाए, तो आंख बंद करके आप उसमें क्या कर दोगे, आंख बंद करके आप उसमें सीधा सीधा अव्ययीभाव समास लगा दोगे। सीधा सीधा कौन सा समास लगा दोगे, अव्ययीभाव समास लगा दोगे। ठीक है, यहां तक चीज क्लियर हो गई। अब इसके उदाहरण देखो, उदाहरण देखो अब इसके उदाहरण हैं जो जिसमें दूसरे पद में क्या है, दूसरा पद अव्यय है। अवसरानुसार, अवसरानुसार, कथनानुसार, इच्छानुसार। ठीक है, इसके बाद है कुशलता पूर्वक, गंगा पार, कुशलता पूर्वक, गंगा पार, गमनार्थ, जीवन भर, गमनार्थ, जीवन भर, जीवन भर। इसके बाद है जी भर, जी भर, जीवन पर्यंत लिख लो, जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत, दर्शनार्थ, दानार्थ, दर्शनार्थ, दानार्थ, ध्यान पूर्वक, नित्य प्रति, ध्यान पूर्वक, नित्य प्रति, मरणोपरांत, हितार्थ, मरणोपरांत, हितार्थ, हितार्थ। और उसके बाद है, हितार्थ के बाद है एक शब्द और लिख लो, सरयू पार, सरयू पार।
अब देखो मित्रों, यहाँ पर समझने वाली बात क्या है? यहाँ पर समझने वाली बात है कि हम बात कर रहे थे दूसरे पद की। कौन से पद की? दूसरे पद की। दूसरे पद की जब मैं बात कर रहा था तो दूसरे पद की बात करते समय मैंने आपसे कहा था कि दूसरा पद भी अव्यय हो तो कौन सा समास होता है? दूसरा पद भी अव्यय हो तो अव्ययीभाव समास होता है। इस चीज के बारे में मैंने आपसे कहा था। अब हम आगे चलते हैं। अवसर अनुसार मिल गया, कथन अनुसार मिल गया, इच्छा अनुसार मिल गया, कुशलता पूर्वक मिल गया, गंगा पार मिल गया, गमनार्थ मिल गया, जीवन भर मिल गया, जीवन पर्यंत मिल गया, अर्थ मिल गया, अर्थ मिल गया, पूर्वक मिल गया, प्रति मिल गया। इसके बाद उपरांत मिल गया, हितार्थ मिल गया, पार मिल गया, अनुसार मिल गया। अच्छा, पूर्वक और ये तो मैंने आपको बताई थे कि ये शब्द मिल जाने चाहिए, ये शब्द मिल जाने चाहिए। तो ये चीज आपके समझ में आ ही गई। ये चीज आपके समझ में आ ही गई। बिल्कुल अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। अब चलते हैं आगे। देखो, ये तो होगा ही है। ये हो गए, देखो अब हो गए सीधे। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, ज्यादा नहीं है। बीच में एक लाइन खींच दो। हो गई, लेकिन टेढ़ी हो। अब चलते हैं, तो दो चीजें हमने देख ली, पहला पदव्य हो, दूसरा पदव्य हो। अब शब्दों की पुनरावृत्ति देख लेते हैं। शब्दों की पुनरावृत्ति, शब्दों की पुनरावृत्ति। ये शब्दों की पुनरावृत्ति होने पर भी क्या हो जाता है? समास हो जाता है शब्दों की पुनरावृत्ति होने पर। आ जाओ शब्दों की पुनरावृत्ति देखते हैं। शब्दों की पुनरावृत्ति, हमने 3 पेज पढ़े। ये पहला पेज था, ये दूसरा पेज हो गया। सबसे पहले ये पढ़ा, इसके बाद ये पढ़ा, सॉरी इसके बाद ये पढ़ा था, और उसके बाद पढ़ा है ये। बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि अभी मैं यही हूं, तो फिर क्यों घबरा रहे हो? अब आ जाओ शब्दों की पुनरावृत्ति पर। शब्दों की पुनरावृत्ति देखो भाई, शब्दों की पुनरावृत्ति, शब्दों की पुनरावृत्ति क्या होती है? शब्दों की पुनरावृत्ति क्या होती है? पुनरावृत्ति का मतलब है पुनः धन आवृत्ति। पुनः धन आवृत्ति। ये जो पुनः है, ये पुनर् में हो जाएगा पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति यानी शब्द का फिर से आना। अगर एक ही शब्द 2 बार आएगा तो आंख बंद करके आप उस पर क्या कर दोगे? अव्ययभाव समास कर दोगे। अगर एक ही शब्द कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा। अब देखो समझ लो 2 बार कैसे आएगा, फिर आपको भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखो भाई, शब्द लिख रहा हूं, घड़ी घड़ी, घर घर, चेहरे चेहरे। घड़ी घड़ी, घर घर, चेहरे चेहरे। घड़ी घड़ी, घर घर, चेहरे चेहरे, दाने दाने, दिनों दिन, रातों रात। दाने दाने, दिनों दिन, रातों रात, दिनों दिन, रातों रात।
साल बसाल हाथों हाथ, साल बसाल हाथों हाथ, साल बसाल हाथों हाथ, एक एक, एक एक, पहले पहल साफ साफ, पहले पहल साफ साफ, आप खुद देखते चलना, पहले पहल साफ साफ, मंद मंद खासम खास, मंद मंद खासम खास, गहमा गहमी तना तनी देखा देखी, गहमा गहमी, गहमा गहमी तना तनी, देखा देखी, चला चली भागम भाग मारा मारी, चला चली, भागम भाग मारा मारी, लूटम लूट, मारा मारी लूटम लूट, सुना सुनी टालम टोल रेलम पेल, सुना सुनी, रेलम पेल, सुना सुनी, टालम टाल रेलम पेल, सालों साल कानों कान, सालों साल कानों कान, सालों साल कानों कान, काम ही काम धड़ाधड़, काम ही काम धड़ाधड़, धीरे धीरे बार बार, धीरे धीरे बार बार, जिसको हम बारंबार भी कह देते हैं, बार बार। इसके बाद है बीचों बीच कभी ना कभी, बीचों बीच, इसके बाद आप लिख सकते हो कभी ना कभी, बीचों बीच कभी ना कभी, कुछ ना कुछ कोई ना कोई, कुछ ना कुछ कोई ना कोई। अब देखो मित्रों, अब समझो भाई, ध्यान से, बहुत मेहनत की आपके लिए, तो ध्यान से समझो। ध्यान से समझने वाली बात क्या है? ध्यान से समझने वाली बात है कभी ना कभी। इसमें कभी शब्द दो बार आ गया, कुछ ना कुछ इसमें दो बार आ गया, काम ही काम दो बार आ गया, धड़ाधड़ धड़ धड़ दो बार आ गया, धीरे धीरे दो बार आ गया, घड़ी घड़ी दो बार आ गया, घर घर, चेहरे चेहरे, दाने दाने, दिनों दिन, रातों रात, रात शब्द की पुनरावृत्ति हो गई, सालों साल, हाथों हाथ,
एक एक, पहले पहल, साफ साफ, मंद मंद, खासम खास, गहमा गहमी, तना तनी, देखा देखी, चला चली, भागम भाग, मारा मारी, लूटम लूट, सुना सुनी, टालम टोल, रेलम पेल, सालों साल, सालों साल, कानो कान, बीचों बीच, कोई ना कोई, और बारंबार। ये क्या है? ये शब्दों की पुनरावृत्ति है। एक ही शब्द का दो बार आना ये शब्दों की क्या कहलाती है? पुनरावृत्ति कहलाती है। एक ही शब्द का दो बार आना ये क्या कहलाएगी? शब्दों की पुनरावृत्ति कहलाएगी। देखो मित्रों, ये है हिंदी का जादू। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अजय कुमार शर्मा हिंदी अध्यापक। ठीक है, इस तरीके से आपको। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न हो तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। किससे पूछे, कहाँ पूछे, अरे किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। सीधा मैंने आपको बताया था, टेलीग्राम पे जाकर लिखिए अजय सर हिंदी, AJAYSIRHINDI, और 4 बार आई लिख दीजिए। एक ग्रुप खुलेगा, उस ग्रुप पे कोई भी अपनी फोटो लीजिए, प्रश्न की भेज दीजिए, तुरंत रूप से आपको उत्तर मिल जाएगा। अब हिंदी में आपको अटकने की आवश्यकता नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े रहे। कि श्री कृष्ण ने साफ कहा है, सिर्फ कर्म ही तुम्हारा कल होगा। कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।